हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर HPSC के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई हैं उसी के अंतर्गत हम असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो जो महत्वपूर्ण रहने वाली है वो असिस्टेंट प्रोफेसर और UGC नेट दोनों के लिए बराबर इम्पोर्टेंट है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि HPSC ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस दिया है और जो NTA ने UGC नेट का सिलेबस दे रखा है दोनों सेम है, कुछ रति भर भी इनमें फर्क नहीं है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 5 हमारी चल रही है और अभी तक जो इसी के अंतर्गत हमारी क्लास नंबर 23 तक हो चुकी हैं और आज होगी हमारी क्लास नंबर 24। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ेंगे जो कि यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत आता है। और यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत एक उर्वशी दिया गया है और एक रश्मि रथी दिया गया है। लेकिन आज की इस वीडियो लेक्चर में केवल हम उर्वशी पढ़ेंगे जो इनकी एक काव्य रचना है, जो गीति नाट्य रचना है। गीति नाट्य भी माना जाता है इसको और काव्य नाट्य भी माना जाता है। तो इस रचना को आज हम पढ़ेंगे, इसकी कथा वस्तु देखेंगे, इसके पात्र देखेंगे, कितने खंडों में विभाजित है, कितने अंकों में विभाजित है, ये सारा सब कुछ इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास एक कमेंट था कि बार बार कि मैम ये क्लास नंबर 23 है या 24 है। तो क्लास नंबर 23 जो है महादेवी वर्मा की, मैंने रात को वीडियो अपलोड की थी और वीडियो अपलोड करने तो मैं 9:30 बजे लगी थी, लेकिन नेट प्रॉब्लम होने के कारण वो वीडियो रात को 11 बजे पब्लिश हुई। तो वो वीडियो किसी ने देखी नहीं है तो आप उस वीडियो को देख ले, मैंने कल रात को ही क्लास नंबर 23 डाल दी थी। तो आज की क्लास नंबर 24 होगी और आपके हिसाब से ये क्लास नंबर 25 होगी। और 25 क्यों होगी? क्योंकि जो 15-15 है वो मैंने 2 बार लिख दिया, लेकिन आप लोग उसे 16 काउंट कर रहे होंगे। जैसे 15, मैंने 15 2 बार लिख दिया, 2 वीडियो पे 15 लिख दिया, क्योंकि थंबनेल बनाते वक्त इतना भी ध्यान नहीं रखा जाता, भाई मुझे कंटेंट से मतलब रहता है। तो आप देख लें। और फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मैंने HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के नाम से अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट कहाँ पर मिलेगी? जैसे ये होम है, फिर वीडियोस हैं, फिर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के बाद फिर पोस्ट मिलता है यानी कि कम्युनिटी मिलती है। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर आप HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें सारी वीडियोस मैंने सीक्वेंस से अरेंज कर दी हैं। तो आपके हिसाब से ये क्लास नंबर 24 है और मेरे हिसाब से क्लास नंबर 24 है और आपके हिसाब से शायद ये 25 जो भी है। मैंने कन्फ्यूज़न ये बता दिया कि मैंने 15 क्लास जो है 2 बार डाल दी। तो ये जो भी है मैं तो 24 ही लिख रही हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरा 24 ही चल रहा है। तो वो आप अपना देख लेना, क्लासेस एक भी आपकी मिस नहीं होगी अगर आप प्लेलिस्ट से पढ़ेंगे तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। और सबसे पहले पढ़ते हैं रामधारी सिंह दिनकर को। लेकिन इससे पहले आपको कहना चाहूँगी कि आप वीडियोस को लाइक ज़रूर करा करें, कमेंट भी करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी करें। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं रामधारी सिंह दिनकर के। तो थोड़ा सा हम रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जान लेते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म है वो 1908 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1974 ईस्वी में हुई। ठीक है, इसके बाद जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था कि निराला, महादेव वर्मा ये छायावादी युग के कवि थे, तो ऐसे ही रामधारी सिंह दिनकर जो है ये काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक, थोड़ा लिखने में ना टाइम ज़्यादा लग जाता है इसलिए मैं नहीं लिखती। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों के कवि, दोनों प्रकार की चेतना इनमें विद्यमान थी। यानी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो इनका जन्म हुआ 1908 में और मृत्यु हुई 1974 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यह है कि इनको क्या कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य, एक तो इनको समय सूर्य,
तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। जैसे कि आपने उपाधि सभी की पढ़ी हैं, तो पिछले लेक्चर में हमने महादेवी वर्मा की पढ़ी थी, उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा गया था और हिंदी साहित्य के मंदिर की वीणा पाणी कहा गया था। तो इसी प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है? अधैर्य का कवि कहा जाता है। समय सूर्य और अधैर्य, समय सूर्य, आप ये नोट डाउन कर लें अपने नोट्स में, समय सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी एस्टेट वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है कि ये उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो ध्यान रखना है, मैंने बताया रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में, मृत्यु 1974 में। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जो है, इनके अंदर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना, दोनों प्रकार की चेतना इनमें विद्यमान है। ठीक है, और इनके सामने एक आपने और भी सुना होगा कि महज डिप्टी राष्ट्र कवि। डिप्टी राष्ट्र कवि कौन है? ये प्रश्न सीधा पूछा जाता है, डिप्टी राष्ट्र कवि। तो डिप्टी राष्ट्र कवि जो है, ये भी रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ये बात खुद कही है कि दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि स्वीकार किया है। ध्यान से याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर ने अपने आप को मैथिली शरण गुप्त के सामने डिप्टी राष्ट्र कवि ही माना है। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपके सिलेबस में दिया गया है, उर्वशी। उर्वशी जो इनका महाकाव्य है, वो इस काव्य के ऊपर ये 1961 में प्रकाशित हुआ था। उर्वशी का जो प्रकाशन है 1961 में प्रकाशित हुआ था। ये 5 अंकों में विभक्त है और ये काव्य नाटक है। तीनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है स्क्रीनिंग के लिहाज से। तो ये तीनों प्रश्न की ये एक क्या है, उर्वशी पूछा जाता है, चंपू काव्य में भी इसका नाम लिया जाता है, इसीलिए ये काव्य नाटक है। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि चंपू काव्य क्या होता है? तो जिस काव्य की रचना गद्य खंड और पद्य खंड दोनों में की जाती है, दोनों गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण जहाँ होता है, वो चंपू काव्य कहलाता है। तो ये एक गीति नाट्य है, याद रखना आपको, ये क्या है? गीति नाट्य है। याद रखना, उर्वशी एक गीति नाट्य है। टीजीटी पीजीटी एस्टेट में तो सीधे तौर पर ये प्रश्न पूछा जाता है और असिस्टेंट प्रोफेसर में हो सकता है स्क्रीनिंग में प्रश्न पूछ ले। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उर्वशी महाकाव्य पर। 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया दिनकर जी को। तो 1972 में ये पूछ ले कि रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी पर मिला। कब मिला? 1972 में मिला। ये भी पूछ सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर आप ये चाहते हैं कि सभी जितने भी अभी तक पुरस्कार मिले हैं आप ये पढ़ना चाहते हैं, तो इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में उर्वशी पर मिला। अब इनकी रचनाएं मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश नहीं करूँगी, मैं सिर्फ 2-4 रचनाएं जो इम्पोर्टेंट हैं। आपके इसमें रश्मि रथी भी पढ़ेंगे हम, और रश्मि आपको पता है, रश्मि रथी जो करण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किरण, रश्मि मतलब ये रथी, रश्मि मतलब रश्मि सूर्य की किरणों को कहा जाता है, तो सूर्य पुत्र थे करण। रश्मि रथी अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उर्वशी भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और रेणुका, हुकार, रसवंती, ठीक है, ये आपको याद होंगे क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ कि आप लोग एस्टेट क्वालिफाई हैं। रेणुका, हुकार, रसवंती, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रथी, नील कुसुम, धूप और धुआं, हारे के हरिनाम, ये सब जो रचनाएं हैं ये सारी रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। देखो उर्वशी, अब ये मैंने बता दिया उर्वशी का प्रकाशन। उर्वशी एक ही अक्षर है, एक ही नाम है, तो एक ही प्रकाशन है, यानी कि 1961 में। थोड़ा सा आपको याद रह जाएगा। उर्वशी जो काव्य नाटक है ये कितने भागों में विभक्त है? ये गीति नाट्य, तो ये 5 अंकों में विभक्त है। ये एक काव्य नाटक है, मतलब इसे स्टेज पर भी अभिनीत किया जा सकता है, इसलिए इसे नाटक की संज्ञा दी है। इस पुस्तक को दिनकर जी ने सुमित्रा नंदन पंत जी को समर्पित करते हुए लिखा है।
मतलब ये जो पुस्तक है उर्वशी, तो इस पुस्तक को इन्होंने सुमित्रानंदन पंत जी को समर्पित करते हुए लिखा है अप्सरा लोक के कवि श्री सुमित्रानंदन पंत के योग्य। मतलब ये पुस्तक एक तो इन्होंने सुमित्रानंदन पंत को अप्सरा लोक का कवि कहा और कहा कि ये पुस्तक जो है अप्सरा लोक के कवि श्री सुमित्रानंदन पंत के योग्य है। ठीक है, तो ये बात किसने कही? ये रामधारी सिंह दिनकर ने कही उर्वशी पुस्तक को सुमित्रानंदन पंत जी को समर्पित करते हुए ये पंक्ति लिखी है। आई होप आप समझ रहे होंगे। मुझे नहीं पता कि आपको मेरे पढ़ाने का ढंग भी अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो वो भी बताइए। कुछ ने कहा था कि मैम क्वालिटी ठीक रखिए, तो मैं तो क्वालिटी छेड़ती ही नहीं हूँ। जितनी भी है जो मीडियम जो होनी चाहिए उतनी ही है। आप अपने फ़ोन की क्वालिटी जो है थोड़ी सी बढ़ा लें, क्योंकि आजकल की जो पुस्तकें आ रही हैं वहाँ पर पुस्तक जो उसका पब्लिशर है या पुस्तक का जो राइटर है वो भी ये कोशिश करता है कि कम से कम पैसों में कम से कम खर्चा आए पुस्तक को, तो वो इंक भी थोड़ी घटिया क्वालिटी की यूज़ करते हैं और पेपर भी घटिया क्वालिटी की यूज़ करते हैं। पेजेस उन्हीं पुस्तक के आपको अच्छे मिलेंगे जो पुराने हैं। ठीक है, तो अब इसकी विषय वस्तु पढ़ लेते हैं और इनसे संबंधित जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी दिनकर जी के बारे में आपको उम्मीद करती हूँ कि सभी कुछ पता चल गया होगा। इसका विषय वस्तु क्या है? मतलब उर्वशी और इसके अंदर दो पात्र हैं, एक पुरूरवा और एक उर्वशी। ये दो पात्र हैं और इन दो एक बार पुरूरवा उर्वशी को संबोधन करते हुए कुछ कहता है और एक बार उर्वशी पुरूरवा को कहती है। तो यही इसमें सब कुछ है। अब इसकी विषय वस्तु जो है उर्वशी की वो कहाँ से ली गई है? तो पुरूरवा और उर्वशी एक पौराणिक आख्यान है, यहीं से इसका कथानक लिया गया है। ठीक है, यहीं से इसका क्या लिया गया? कथानक। कथानक मतलब इसकी कथा जो आप पढ़ेंगे उर्वशी और पुरूरवा में क्या कुछ कहा गया है, वो सारी कथा जो है ये कहाँ से ली गई है? पुरूरवा और उर्वशी के पौराणिक आख्यान से। ठीक है, और इसमें मनुष्य के पंच विकारों में से एक 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और मोह। ये 5 विकार होते हैं। तो इनमें से 5 विकारों में से एक काम भावना का विश्लेषण किया है, केवल काम भावना का। ठीक है, यहाँ पर विश्लेषण किया है। इस कथा का मूल ऋग्वेद के 10वें मंडल के में 8वीं एवं 95वीं सूक्ति में मिलता है। क्या कहा है? इस कथा का जो मूल है ना, वो इस कथा का मूल आपको कहाँ मिल जाएगा? ऋग्वेद के 10वें मंडल में से, यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में 8वीं एवं 95वीं सूक्ति। इसमें सूक्ति होती है 1 2 3 4 5 ऐसे। तो 8वीं सूक्ति और 95वीं सूक्ति में इस कथा का जो मूल है वो दिया गया है। यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में 8वीं और 95वीं सूक्ति में आपको कथा पुरूरवशी और पुरूरवा और उर्वशी का जो है वो वर्णन आपको मिल जाएगा। 3 बातें आपको यहाँ पर बताई है कि ये जो कथानक है उर्वशी का जो कथानक है ये पुरूरवा और उर्वशी के पौराणिक आख्यान से लिया गया है। 5 विकारों में से काम भावना का विश्लेषण किया गया है और जो पुरूरवा उर्वशी है इसका जो मूल कथानक है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 8वीं और 95वीं सूक्ति में से मिलता है। ठीक है, तो ये बात तीनों आपको रट लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनिंग ओरिएंटेड है। उसके बाद आगे आता है, जैसे कि हमने बताया कि इसमें 5 अंक है, तो 5 अंक में क्या क्या बताया गया है। यूजीसी नेट में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। अब ये देखो, अभी भी ये जो फोटो है ये बड़ी ही लाइट आ रही है और बिल्कुल मैंने बाहर बैठकर ये फोटो क्लिक की है। ठीक है, तो इसमें 5 अंक है। जैसे कि यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं कि उर्वशी आख्यान में काव्य गीति नाट्य में कितने अंक हैं, तो इसमें 5 अंक है। तो पहले अंक में क्या कहा गया है, दूसरे अंक में क्या है, तीसरे अंक में क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। और मुख्य रूप से इसके पात्र हैं तो ये आप समझ गए होंगे, पुरूरवा और कौन है, उर्वशी है।
उर्वशी है, सॉरी उर्वशी बोल रही हूँ मैं, इसी की तर्ज पे बोला जा रहा है। ये पुरूरवा है और ये उर्वशी है। उर्वशी बोलोगे, जो ये मात्रा रहती है ये जिस अक्षर पे लगी हुई होती है उससे पहले इसका उच्चारण होता है, तो उर्वशी बोलेंगे हम इसे। ठीक है, अब इसके 5 अंक में पढ़ लेते हैं। जो प्रथम अंक है, सूत्रधार और नटी के परस्पर संवाद से उर्वशी की प्रेम कथा प्रारंभ होती है। यानी कि सूत्रधार और जो नट नटी है उनके आपसी जो परस्पर संवाद है या बातचीत है, उससे जो है उर्वशी की प्रेम कथा प्रारंभ होती है। जहाँ रंभा, सहजन्या, मेनका, चित्रलेखा ये अप्सराएं उर्वशी के भूलोक पर जाने को लेकर वार्तालाप करती हैं। यानी कि इसमें क्या बताया गया है, ये कुछ अप्सराएं हैं, इनके नाम मैंने शिवपुराण में भी पढ़े हैं। हम शिवपुराण अक्सर डेली हमारे घर में पढ़ते हैं सुबह शाम। तो जो ये अप्सराएं हैं, रंभा, सहजन्या, मेनका, चित्रलेखा, तो ये जो अप्सराएं हैं ना, ये आपस में बातचीत करती हैं कि उर्वशी पृथ्वी लोक पर गई है। इसके बारे में ये आपस में बातचीत करती हैं। ठीक है, उर्वशी जो है ये भी एक अप्सरा है और ये कहाँ चली जाती है, भूलोक में, यानी कि आपके आकाश लोक से ये धरती लोक पर आ जाती है और इसी की बातचीत करती हैं ये सारी अप्सराएं। और इसका जो प्रथम अंक में शुरुआत होती है वो सूत्रधार और नटी के परस्पर आपसी बातचीत से, मतलब सूत्रधार और नटी के परस्पर संवाद से उर्वशी की जो प्रेम कथा प्रारंभ होती है। ठीक है, दूसरे अंक में क्या है, पहले अंक में तो इनकी वार्तालाप है। जो अप्सराएं हैं, अप्सराओं के नाम याद रखना है, कई बार पात्रों के रूप में इनमें पूछ लेते हैं। तो रंभा, सहजन्या, मेनका और चित्रलेखा, ये जो अप्सराएं हैं इनके आपसी वार्तालाप से प्रथम अंक की शुरुआत होती है। दूसरे अंक में क्या है, कथा मुख्यतः 2 तथ्यों को लेकर चलती है साथ साथ। पहला तथ्य क्या है, पतिव्रता स्त्री की मति, मति मतलब बुद्धि, पतिव्रता स्त्री की मति, औशनरी भी जिसे कहा गया है, और पुरुष का स्वभाव यानी कि पुरूरवा। पुरुष का स्वभाव, स्त्री की मति और पुरुष का स्वभाव, इन दोनों 2 तथ्यों को लेकर यहाँ पर चला गया है। ठीक है, तीसरा अंक क्या है कि यह काव्य नाट्य का मुख्य अंक है। ये भाई इसका उर्वशी जो हमारी गीति नाट्य है या काव्य नाट्य है, इसका मुख्य अंक कौन सा है, तीसरा है। इसमें एक और जहाँ दाम्पत्य का सुख है, वहीं अंतर मन का गहन द्वंद्व भी है। देखो ध्यान रखना है, पहले में जो अप्सराएं थी वो आपसी बातचीत, सूत्रधार और नटी के जो आपसी संवाद से इसकी कथा का प्रारंभ होता है। और जो अप्सराएं हैं मैंने अभी बताया, रंभा, सहजन्या, चित्रलेखा, ये आपस में बातचीत करते हैं जब उर्वशी पृथ्वीलोक पर आती है उसको लेकर। तीसरे अंक ये महत्वपूर्ण है, इसमें एक और तो दाम्पत्य का सुख दिखाया गया है, वहीं दूसरी ओर अंतर मन का गहन द्वंद्व भी है। मतलब जो मन के अंदर द्वंद्व चल रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या कुछ है, तो द्वंद्व भी है। उर्वशी देवलोक से पृथ्वी पर आ जाती है और पुरूरवा के साथ गंधमादन पर्वत पर साथ रहती है। यानी कि जो उर्वशी है वो देवलोक से पृथ्वी पर आ जाती है और फिर पुरूरवा के साथ कहाँ पर रहती है, मादन पर्वत पर रहती है। उर्वशी निश्चित भाव से पृथ्वी का सुख भोगना चाहती है, जबकि पुरूरवा धरती का पुत्र है, उसके भीतर देवत्व की तृष्णा है। तृष्णा मतलब प्यास। ठीक है, उर्वशी कर्म के महत्व को बताती हुई कहती है कि हम निसर्ग के स्वयं कर्म हैं और कर्म स्वभाव हमारा, कर्म स्वयं आनंद, कर्म ही फल है। समस्त कर्मों का, अभी थोड़ा समझेंगे, थोड़ा से इसे पढ़ लेते हैं। समस्त कर्मों का उर्वशी के अनुसार प्रकृति और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। देखो यहाँ पर जो कर्म दिए गए हैं ना सारे, इन कर्मों के माध्यम से उर्वशी कहती है कि समस्त कर्मों का उर्वशी के अनुसार प्रकृति और ईश्वर में कोई अंत नहीं है। प्रकृति और ईश्वर में कोई अंत नहीं है। प्रकृति और पुरुष एक हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। पुरूरवा जब उर्वशी से उसके जन्म के बारे में पूछता है तब उर्वशी कहती है, मतलब पुरूरवा, तो इनमें क्या कहा है इन्होंने, यहाँ से देखो, आपसे पूछ ले कि पुरूरवा कौन है, धरती का पुत्र है, उर्वशी कौन है, देवलोक की अप्सरा है।
ठीक है। और वो कहाँ पर आ जाती है? पृथ्वीलोक पर आकर गंधमादन पर्वत पर पुरूरवा के साथ रहने लगती है। और वो क्यों रहने लगती है? क्योंकि पृथ्वी पर जो भी कर्म सुख है या काम सुख है उसको वो भोगना चाहती है। लेकिन जो पुरूरवा है उसके अंदर, उसके भीतर देवत्व की तृष्णा है, वो देवत्व को पाना चाहता है और ये अपने प्रकृति पर जो भी काम भावना है, कर्म सुख है, उसको भोगना चाहती है। हम निसर्ग और क्या कहती है? कर्म का महत्व काफी बताया है उर्वशी ने। कर्म के महत्व को बताते हुए कहती है कि हम निसर्ग के स्वयं कर्म हैं। कर्म स्वभाव हमारा, कह रहा कि कर्म जो भी हम करते हैं वो हमारे स्वभाव के अनुसार होता है। कर्म स्वयं आनंद और कर्म में आनंद होता है। कर्म से ही हमें फल मिलता है। समस्त कर्मों का उर्वशी के अनुसार प्रकृति और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, तो ये हमने पढ़ लिया था। और जब पुरूरवा जब उर्वशी से उसके जन्म के बारे में पूछता है तब उर्वशी कहती है, मैं अदेह कल्पना, ठीक है, मुझे तुम देह मान बैठे हो। कह रही कि मैं देह नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं और तुम इसे एक शरीर मान बैठे हो। कब था समय कि जब मेरा अस्तित्व नहीं था? कह रहा कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मेरा कोई अस्तित्व ही न रहा हो। कब आएगा वह भविष्य जिस दिन मैं नहीं रहूंगी, और ऐसा कोई भविष्य भी नहीं आने वाला है जिस दिन मैं ना रहूं। यानी कि उसका कहना ये है कि हमेशा से मेरा अस्तित्व रहा था, मैं आज भी हूं और मैं पहले भी थी। यानी कि प्रकृति, यहाँ पर ईश्वर जो आप पुरूरवा को कह सकते हैं और प्रकृति जो है ये उर्वशी को कह सकते हैं। तो जैसे कि हमने शिवपुराण पढ़ा है तो मुझे ये समझने में थोड़ा और भी आसान हो रहा है और इसके पीछे काफ़ी कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो कब आएगा वह भविष्य जिस दिन मैं नहीं रहूंगी, और डैश डैश कर दिया, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प हूँ। वो कहती है कि ना मेरा कोई गोत्र है, ना मेरा कोई नाम है, मैं उससे रहित एक फूल हूँ, अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा हूँ। ठीक है, तो ये अपने बारे में वो अपना परिचय देती है उर्वशी। जब पुरूरवा पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो उर्वशी इस प्रकार से कह रही कि मैं अदेह हूँ, मेरा कोई शरीर नहीं है और तुम मेरे शरीर को, तुम मुझे एक देह मान बैठे हो। जब उसके सामने आती है कह रही कि मेरा ऐसा कोई समय नहीं था जब मेरा अस्तित्व न रहा हो और ऐसा कोई समय भी नहीं है जब मेरा भविष्य न रहे। और अंत में उर्वशी और पुरूरवा गंधमादन पर्वत से चले जाते हैं। चौथा अंक क्या है? चैवन ऋषि सुकन्या के आश्रम में उर्वशी पुरूरवा के पुत्र आयु का पालन पोषण होता है। ध्यान से देखना, यही चैवन व सुकन्या के दाम्पत्य प्रेम का भी चित्रण है। भाई सुकन्या एक ढोसी का पहाड़ है, आपने सुना होगा, और ये हमारे नारनौल के नज़दीक पड़ता है बिल्कुल। सुकन्या और चैवन ऋषि का ढोसी की पहाड़ जो है, ढोसी का पहाड़ आपने सुना होगा, जो महेंद्रगढ़ के और कौन से गांव में पड़ता है, मुझे गांव याद नहीं आ रहा, वो ढोसी की पहाड़ियाँ थी ना, शिलारपुर है, कुछ ऐसे गांव का नाम है। तो उस गांव में ढोसी की पहाड़ियाँ हैं जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कही जाती हैं, और उसी पहाड़ी पर चैवन ऋषि रहते थे। और ऐसा लगता है कि जब चैवन ऋषि जब तपस्या कर रहे थे अंदर गुफा के अंदर बैठ के, तो वो मिट्टी की सी थी और बाहर से सुकन्या जो है उसको ऋषि की आंख दिखती है और ऋषि की आंख में तिनका मारती है जिससे ऋषि की आंख भी फूट जाती है। ऐसी कहानी मैंने कोई हम छोटी क्लासेज में चौथे पांचवे में जब हमने पढ़ा था, और जब थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि ढोसी की पहाड़ी तो हमारे पास में ही है जिसकी बात उस पाठ में हो रही थी। तो चैवन ऋषि और सुकन्या के दाम्पत्य प्रेम का चित्रण हुआ है चौथे अंक में। और इसमें चैवन ऋषि और सुकन्या के आश्रम में उर्वशी और पुरूरवा, आप भाई मुझे माफ करना, उर्वशी बोला जा रहा है, ये पुरूरवा की तर्ज पे बोला जा रहा है, मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार, वैसे ये उर्वशी है। चैवन ऋषि और सुकन्या के एक आश्रम है, उस आश्रम के अंदर उर्वशी और पुरूरवा के पुत्र, और पुत्र का नाम है आयु, आयु का पालन पोषण होता है। यही चैवन व सुकन्या के दाम्पत्य प्रेम का भी चित्रण है। ठीक है, तो देखो हम भी कहीं ना कहीं इतनी अच्छी अच्छी पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए हैं। और पांचवें अंक में क्या है? सुकन्या। अब आपको याद रखना है इसमें किन किन का नाम आया, चैवन ऋषि का आया, सुकन्या का आया
उर्वशी है, पुरूरवा है, ये अप्सराओं के नाम आए हैं। इस तरीके से 5 इसमें अंक है। 1961 में इसका प्रकाशन हुआ था और ये एक काव्य नाट्य है, गीति नाट्य भी आप इसे कह सकते हैं। 5 अंक है। तो पहले अंक में अप्सराओं का संवाद है और दूसरे अंक में क्या है, उर्वशी और पूर्वा का क्या था, हमने अभी देखा था यहाँ पर दूसरे अंक के अंतर्गत, दूसरे अंक में यहीं पर है, तो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा दूसरे अंक में क्या था। हाँ, ये थी। दोनों घटना, 2 तथ्य लेकर चलते हैं, एक पतिव्रता स्त्री की मति और पुरुष का स्वभाव। जो तीसरा अंक ये महत्वपूर्ण है, इसमें उर्वशी जो है कर्म का महत्व बताती है। और जब पुरूरवा जब उर्वशी से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो ये बातें बताती है। चौथे में चैवन ऋषि, चय से याद रखना, चौथा चैवन, चैवन ऋषि और चैवन ऋषि के जो और सुकन्या का आपस में बातचीत हो जाती है, मतलब उनका वर्णन है। चैवन व सुकन्या के दाम्पत्य प्रेम का भी चित्रण है, यानी कि दोनों पत्नी पत्नी है, जब दाम्पत्य कह दिया तो ठीक है। और ये क्या करते हैं, उस आश्रम में उर्वशी और पुरवरा के पुत्र आयु का क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। 5वें अंक में क्या आता है, सुकन्या उर्वशी पुरवरा के पुत्र आयु को प्रतिष्ठानपुर ले जाती है। जो सुकन्या है चैवन ऋषि की पत्नी, वो उर्वशी और पुरुरवा का पुत्र जो आयु है उसे कहाँ पर ले जाती है, प्रतिष्ठानपुर। याद रखना, HPSC इसी प्रकार के प्रश्न पूछती है, PGT में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे थे। भरत मुनि का श्राप फलित होता है और तथा उर्वशी अदृश्य हो जाती है और पुरूरवा संन्यास ले लेता है। अंत में जब इस गीति नाट्य का अंत होता है, इस काव्य नाट्य का अंत होता है, तो जो उर्वशी और पुरूरवा का जो बेटा आयु होता है उसको तो सुकन्या प्रतिष्ठानपुर ले जाती है। भरत मुनि का जो श्राप होता है किसी समय में दिया हुआ, वो फलीभूत हो जाता है, यानी कि ठीक है। और उर्वशी अदृश्य हो जाती है और पुरूरवा संन्यास ले लेता है। अब विशेष बात क्या कही गई है, ये कुछ हम ध्यान से देखेंगे। यह है 5 अंकों का एक गीति नाट्य या काव्य नाट्य है। इस आख्यान के पौराणिक पात्रों को दिनकर ने नए अर्थ में जोड़ना चाहा है। उर्वशी प्रेम और सौंदर्य का काव्य है, ये भी याद रखना है। कैसा काव्य है, प्रेम और सौंदर्य का। उर्वशी के लिए दिनकर को 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये मैंने पहले बता दिया था आपको, ठीक है। कुछ लोग इस रचना को प्रबंध काव्य मानते हैं। प्रबंध काव्य वो होता है जिसमें एक ही घटना को लेकर आगे चला जाता है और एक के बारे में ही सब कुछ बताया जाता है, इसमें छोटी छोटी कहानियां नहीं होती हैं, ठीक है। उर्वशी की भाषा अलंकृत और संस्कृत निष्ठ है, ध्यान रखना है। उर्वशी, अब ये जब पौराणिक आख्यानों से इसकी कथा वस्तु ली गई है तो इसकी जो शब्दावली है वो तो अलंकृत और संस्कृत निष्ठ होनी ही होनी है। तृतीय अंक में केवल उर्वशी और पुरूरवा का ही संवाद है, जो सबसे महत्वपूर्ण था तीसरा अंक, उसमें उर्वशी और पुरूरवा का ही संवाद है। अब इसके पात्र देख लेते हैं। वैसे तो अब आपको बहुत ही आसानी हो रही होगी क्योंकि हमने पहले इसकी कथा वस्तु पढ़ ली है, तो पात्र याद करने आसान हो जाते हैं। और अगर डायरेक्ट पात्र रखते हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो उर्वशी के अंदर हम पात्र पढ़ रहे हैं, 5 अंक हैं, ध्यान रखना। पुरुष पात्र कौन कौन से हैं, एक तो पुरूरवा, महर्षि चैवन, वेदकालीन महर्षि आयु, ये आयु कौन था, इनका पुरूरवा और उर्वशी का पुत्र यहाँ पर दिया हुआ है। महर्षि चैवन कौन है, प्रसिद्ध भृगुवंशी वेदकालीन महर्षि हैं, मतलब वेदों के समकालीन उस समय के ये भृगुवंशी का आपने नाम भी सुना होगा, तो प्रसिद्ध भृगुवंशी हैं, ये भृगुवंश के हैं। और पुरूरवा कौन है, वेदकालीन, ये भी वेदकालीन है, प्रतिष्ठानपुर के विक्रमी एल राजा और नायक भी हैं। मतलब देखो पुरूरवा कौन है, जो उर्वशी नामक जो हम काव्य पढ़ रहे हैं इसके नायक कौन है, पुरूरवा है। कब, कौन से समय के हैं, वेदकालीन समय के, और कहाँ के हैं, प्रतिष्ठानपुर के विक्रमी एल राजा। तो आपने जब भी देखा होगा कि जब उर्वशी अदृश्य हो जाती है और पुरूरवा संन्यास ले लेते हैं तो सुकन्या जो होती है उसके बेटे को लेकर कहाँ जाती है, प्रतिष्ठानपुर। और किस लिए ले जाती होगी, अब आप समझ भी गए होंगे कि उसके पिता का जो उत्तराधिकारी है उसकी जगह पर उसका जो साम्राज्य उसे दिलाने के लिए। और महर्षि चैवन जो है ये भृगुवंश का है और वेदकालीन महर्षि आयु, ये 3 ही नाम आए हैं उर्वशी और पुरूरवा का
पुत्र है। उसके बाद अब मैं आपको कुछ और थोड़े से पॉइंट हमारे रहते हैं, थोड़ा सा स्त्री पात्र और देख लेते हैं। इसके बाद कुछ पुरुष पात्र और भी हैं। महामाते है। पुरूरवा का मुख्य सचिव का नाम क्या है? महामाते। तो सचिव जो हैं वो महान होते हैं, महामाते। और विश्वमना कौन है? राज ज्योतिषी, यानी कि राज दरबार का कोई ज्योतिषी है। और सूत्रधार किसको कहा है? शास्त्रीय आयोजक। जो नाटक के आयोजन करता है वो शास्त्रीय आयोजक सूत्रधार कहा है इसे। तो याद रखना है। ये कुछ और पात्र थे। उसके बाद स्त्री नाटक। एक नटी की शुरू में बात आई थी कि पहला अंक की जो शुरुआत होती है वो सूत्रधार और नटी के संवाद से होती है। तो ये दो पात्र हैं, दोनों नटी और सूत्रधार। तो ये कौन है? शास्त्रीय महिला पात्र है नटी तो। और सूत्रधार की पत्नी कौन है? सहजन्या, रंभा, मेनका, चित्रलेखा, ये अप्सराएं हैं। यानी कि सूत्रधार की पत्नी, ये सारी अप्सराएं जो है इसकी पत्नी है। और ये आपस में एक शास्त्रीय महिला है, इनके इसमें आपस में बातचीत करती हैं। यही दोनों हमने पढ़े थे, दोनों पात्र। ओशीनरी किसे कहा था? पुरूरवा की पत्नी, प्रतिष्ठानपुर की महारानी, यानी कि उर्वशी। ठीक है, उर्वशी के ब्रैकेट में औशनरी दिया गया था। तो जो औशनरी कौन है? पुरूरवा की पत्नी, प्रतिष्ठानपुर की महारानी। निपुणिका कौन है? और मदानिका, ये औशनरी की दो सखियां हैं। ध्यान रखना, ये भी 4 अक्षरों का है, इसका नाम भी 4 अक्षरों का है और इसका नाम भी 4 अक्षरों का है। औशनरी, निपुणिका और मदानिका, ये जो है उर्वशी की यानी कि औशनरी की क्या है? सखियां हैं। उर्वशी कौन है? अप्सरा है। ये उस नाटक के अंदर ली गई है। ठीक है, उर्वशी एक अप्सरा है जो इसकी नायिका है। सुकन्या चैवन ऋषि की पत्नी है। और अपाला उर्वशी की सेविका है। ठीक है, अपाला कौन है? सेविका है। अब तीसरे अंक से यहाँ कुछ लिया गया है और आप ये देखना चाह रहे होंगे कि इनका संवाद आपस में कैसा है, इसकी कथा वस्तु कैसी है। तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। पुरूरवा कहता है उर्वशी से। तो ये सारी बातें हैं। जब से हम तुम मिले न जाने कितने अभिसारों से। तो अभिसार वह स्थान होता है जहाँ नायक और नायिका मिलते हैं। रजनी कर, रजनी मतलब रात्रि, श्रृंगार सितासित नभ में घूम चुकी है। जाने कितनी बार चंद्रमा को बारी बारी से अमा चुरा ले गई और फिर ज्योत्सना ले आई। ठीक है, ज्योत्सना प्रभात ले आई। तो ये अब मैं पढ़ूंगी नहीं, यहाँ पर आप जब से हम तुम मिले रूप के आगम फुल कानन में, अनिमिष मेरी दृष्टि किसी विस्मय में डूब गई। अर्थ नहीं सूझता मुझे अपने ही विकल गिरा का, शब्दों से बनती है जो मूर्तियां तुम्हारे द्रग से उठने वाले क्षीर ज्वार में गल कर खो जाती हैं। तो ये आप देख लेना। देखो मैं दिखाती हूँ कितना बड़ा है ये। ठीक है, देखते जाओ। अभी देखते जाते हैं कि अभी मैंने ना इसको वो नहीं किया। ये भी देखो भाई सारा, ये पुरूरवा उर्वशी से कहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, आप अपना इसे रोक रोक कर देख लें। नेक्स्ट जो है ये भी आप देख लें। ठीक है, और देखते जाइए। अब यहाँ से शुरुआत हो जाती, फिर उर्वशी जो है पुरूरवा से क्या कहती है। पीछे जो अभी तक हमने देखे उसमें पुरूरवा उर्वशी से कह रहा था और इसमें उर्वशी पुरूरवा से कह रही है। तो ये यहाँ से शुरू होता है और उसके बाद ये सारी बातें उर्वशी कह रही है पुरूरवा से। ठीक है, तो देखो ऐसे पढ़ेंगे, आसान है इसके, ये ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये लो, खूब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है आपस में और एक पेज और भी है। तो इनके सरलार्थ मैंने बताया कि सरलार्थ हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि जब हमारा सब्जेक्टिव पेपर आएगा तब हम इनके सरलार्थ पढ़ेंगे। अदरवाइज हमारी स्क्रीनिंग की तैयारी भी हम आप लोगों की नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको और क्या ये सफिशियंट है जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं आपको, क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अभी भी मुझे पता इतने बच्चे हैं जो चैनल पर देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि जिनका नेट क्वालिफाई है बट टीजीटी पीजीटी एस्टेट क्वालिफाई नहीं है, तो टीजीटी पीजीटी एस्टेट की तैयारी भी हमने अपने चैनल पर सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू कर दी है। आप चैनल से जुड़कर SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं।